डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था कि बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स में आपके दो पेपर चलेंगे, जिसमें पहला पेपर है आपके समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा पेपर आपका जो सेकंड पेपर है वो ऑप्शनल होता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एक पेपर चलता है आर्थिक विचारों का इतिहास और दूसरा है स्टैटिक्स। इन दोनों में से आप कोई सा भी पेपर का चयन कर सकते हैं। तो आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ा और उसमें समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। अब समष्टि अर्थशास्त्र को आगे अध्ययन करने से पहले आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ चल राशियाँ, कुछ अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। मानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो लगभग सभी चैप्टरों में इनकी चर्चा की जाती है। मानी ये शब्द बार बार आते हैं, इनको आज हम इसको अच्छी तरह समझेंगे ताकि आगे जो हम चैप्टर पढ़ें तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं होती हैं, जो चल राशियाँ होती है, उसमें मुख्य है आपके तत्समक, जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटीज कहते हैं, समीकरण, इक्वेशन, स्थिर व चल राशि, स्वतंत्र या आश्रित, स्वतंत्र व आश्रित चल राशि, स्टॉक व प्रवाह, प्रत्याशित तथा वास्तविक स्थिति की, तुलनात्मक स्थिति की, प्रावेगिकी का हम चित्रों के द्वारा अध्ययन करेंगे। प्रमुख समष्टि मूलक चल राशियों या चर जैसे वास्तविक उत्पत्ति, जिसमें आपके जीएनपी है, जीडीपी है और जीएनपी डिफ्लेटर है, मुद्रास्फीति है, आर्थिक विकास की दर है, बेरोजगारी की दर है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति आदि अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं तत्समक व समीकरण। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का कि तत्समक किसे कहते हैं, तत्समक से क्या तात्पर्य है, समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण से क्या तात्पर्य है। तो जैसे प्रश्न आ जाए तत्समक किसे कहते हैं, तो उसको आपका आंसर कैसे देना है। यानी जो संबंध परिभाषा के आधार पर स्थापित किए जाते हैं उन्हें तत्समक कहते हैं। यानी जो संबंध परिभाषा के आधार पर स्थापित किए जाते हैं उनको हम तत्समक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे यदि हम ये मान लेते हैं कि एक देश में सरकारी क्षेत्र व विदेशी क्षेत्र नहीं है, यानी एक देश में सरकारी और विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं किया, तो वाई आइडेंटिटीज इज सी प्लस आई होगा। मानी यहाँ 3 आडी रेखा है, वाई के बाद में 3 आडी रेखा खींची गई है। ये किसको व्यक्त करती है, ये तत्समक को व्यक्त करती है, जो इस बात की ओर इंगित करता है। यहाँ पर y का मतलब है राष्ट्रीय आय से, c का मतलब है कंजम्पशन उपभोग से, i का मतलब है विनियोग से। तो i 2 चीज़ों का योग है, c प्लस i का, अर्थात उपभोग और निवेश का होता है। इस रेखा का ये मतलब है कि इसका बायां भाग और दायां भाग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी दूसरे रूप में हमें इसको यदि बचत के रूप में लें तो आपके समीकरण आएगा y बराबर सी प्लस एस, वाई बराबर सी प्लस एस। यहाँ पर देखिए ये है y आइडेंटिटीज सी प्लस एस, अर्थात राष्ट्रीय आय, उपभोग और बचत का योग होती है। यहाँ पर c का मतलब वही उपभोग, s का मतलब क्या होता है, बचत। ठीक है, जिसमें यदि हम इसको y के बराबर रखें, c प्लस आई और c प्लस आई दोनों को बराबर रखें तो c से तो c कट जाएगा, c से c कट जाएगा और i इज इक्वल टू एस रहेगा। यानी यहाँ पर निवेश और बचत दोनों
बराबर होती है। आई आइडेंटिटीज y माइनस सी इज इक्वल टू एस, ये तत्समक प्राप्त होता है, जो ये बतलाता है कि एक सरल अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा सदैव बचत के बराबर होती है। अतः तत्समक में परिभाषित रूप में बाईं ओर की राशियाँ और दाईं ओर की राशियाँ बराबर होती हैं। जैसे एक आपके समीकरण दे रखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस समीकरण में यदि हम x का मान कुछ भी रख दे तो समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान होगा। सपोज करो हमने x का मान यहाँ पर 2 लिया तो बायां पक्ष भी 9 होगा और दायां पक्ष भी 9 होगा। तो तत्समक की जो खूबी होती है, इसमें हम x का मान कुछ भी मान ले, इसका बायां भाग और दायां भाग दोनों क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर एक उपभोग फलन दे रखा आपके c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 y, इसको हम उपभोग फलन कहते हैं। यानी उपभोग किस पर निर्भर करता है, उपभोग i पर निर्भर करता है। यानी उपभोग i का फलन होता है। जैसे जैसे एक उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जिस दर से आय बढ़ती है उस दर से उपभोग नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर 0.8 क्या है, ये MPC है, उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपये है तो वो उपभोग पर कितना रुपये खर्च करेगा, 80 खर्च करेगा। और यहाँ पर 40 जो दे रखा है, 40 जो दे रखा है ये स्थिर राशि को व्यक्त करता है। कैस स्थिर राशि का मतलब ये होता है कि यदि उपभोक्ता की आय 0 है तो भी हो C का मान क्या होगा, 40 होगा। मानी यदि उपभोक्ता की आय 0 है तो उपभोग 0 नहीं होगा बल्कि उपभोग स्थिर राशि के समान होगा। इसके बाद में समीकरण को देखिए। समीकरण जैसे एक दे रखा आपको वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 9। इसमें x का एक निश्चित मान मानने पर, यानी समीकरण में x के विशिष्ट मान पर ही बाईं तरफ की राशि और दाईं तरफ की राशि समान होती है। जैसे हमने तत्समक में तो पढ़ा था कि x का हम कोई सा भी मान ले, बाईं और दाईं तरफ का मान समान होगा, लेकिन समीकरण में x का एक निश्चित मान मानेंगे जब भी उसका बायां भाग और दायां भाग समान होगा। जैसे कि हमने 2 लिया x का मान तो बायां भाग भी 9 है और दायां भाग भी 9 है। यदि x का मान हम 5 लेंगे तो बायां और दायां भाग दोनों समान नहीं होगा। ये भी ध्यान रहे कि एक तत्समक को हम समीकरण में बदल सकते हैं। जैसे y तत्समक c प्लस आई एक तत्समक है, लेकिन i को यदि हम स्वचालित बनाने पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई स्टार के रूप में एक समीकरण प्राप्त होगा, क्योंकि i का मतलब में अपने यहाँ पर निवेश है। निवेश को एक हमने स्वचालित मान लिया, स्वचालित मानी अपने आप परिवर्तन होने वाला। इसके बाद में स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक एवं प्रवाह, स्टॉक किसे कहते हैं, प्रवाह किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है, जिसको समझना कठिन नहीं, लेकिन जिसका गलत ढंग से समझने पर अथवा गलत ढंग से इस्तेमाल करने पर विवेचना में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। यानी स्टॉक का संबंध होता है एक निश्चित समय बिंदु से और प्रवाह का संबंध होता है कि निश्चित समय अवधि से। स्टॉक एक समय बिंदु की बात करता है और प्रवाह एक समय अवधि मानी एक अवधि की बात करता है। तो जैसे हम बात करें कि 11 मई 2015 को भारत की राष्ट्रीय आय इतने लाख करोड़ रुपए थी, तो ये तो बात होगी स्टॉक की। और प्रवाह में हम एक समय अवधि की बात करते हैं कि भारत में एक वित्तीय वर्ष में रोजगार में इतनी वृद्धि हुई। देखिए हमें प्रवाह में क्या क्या शामिल करते हैं। प्रवाह में शामिल होता है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, वार्षिक निर्यात, आयात की मात्राएं, श्रम शक्ति में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, बजट के घाटे आदि को हमें प्रवाह में शामिल करते हैं।
यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि बचतें स्टॉक होती हैं और बचत एक प्रवाह होती है। वर्ष के अंत में पाई जाने वाली सरकारी कर्ज की बकाया राशि एक स्टॉक होती है और वर्ष के दौरान कर्ज में होने वाली वृद्धि एक प्रवाह होती है। यानी यहाँ पर बचतों को तो स्टॉक मान लिया जाता है और बचत एक प्रवाह के रूप में ली जाती है। उसी प्रकार यदि वर्ष के अंत में देश के ऊपर जो कर्जा होता है उसको स्टॉक माना जाता है और वर्ष के दौरान जो कर्जे में वृद्धि होती है उसको हम प्रवाह मान लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल उदाहरण के रूप में लें कि यदि एक टैंक में 500 लीटर पानी है, एक टैंक में 500 लीटर पानी है, तो एक निश्चित समय में यदि वो जो 500 लीटर पानी है तो वो तो किसकी बात करता है, स्टॉक की। माने एक निश्चित समय में कि एक टैंक में 500 लीटर पानी था तो ये स्टॉक की बात करता है। और दूसरी बात कि एक घंटे में एक टैंक से 100 लीटर पानी का दोहन होता है, तो वो जो 100 लीटर पानी है वो प्रवाह को बताता है कि एक घंटे में कितने पानी को काम में लिया, तो प्रवाह की मात्रा को बताता है।